अगस्त 1947। देखो रे, भारत में इस डेट के बाद में, इस डेट से पहले, इस डेट के बाद और संविधान लागू होने के बाद संविधान, भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें बदलाव बहुत आएंगे। अब एक बार देखो, पहले इस डेट से पहले की बात करते हैं तो किसका राज है? अंग्रेजों का। ठीक है, अर्थात भारत इन अंग्रेजों की एक कॉलोनी है। जहां पहले अंग्रेज राज किया करते थे उस क्षेत्र को क्या कहते थे रे? कॉलोनी कहते थे। तो यहाँ अब तक भारत कॉलोनी है। ज्यो ही 15 अगस्त 1947 की डेट आती है और अंग्रेजों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया जाता है और ये भारत में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। उसके बाद में भारत की जो संविधान सभा थी, जो कब बनी थी रे? संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1947। 46। ठीक है, यहाँ आपके चुनाव होते हैं। इस चुनाव होने के बाद में और इस डेट तक, ठीक है, भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसमें अलग बदलाव थे रे। अब देखो, जो ही ये एक्ट लागू होता है, अधिनियम लागू होता है, तो बदलाव क्या क्या आएंगे संविधान सभा में? संविधान सभा सबसे पहले संप्रभु बन जाएगी रे। अब ये शब्द आया है संप्रभु, तो समझ गए आप कि पहले किसी न किसी के दबाव में कार्य कर रही थी। अंग्रेजों को पूछ के क्या करना पड़ता था? कार्य करना पड़ता था। अब यह संस्था पूरी तरीके से क्या हो गई है रे? संप्रभु। अर्थात यह अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों किसी भी तरीके से क्या कर सकती है? तोड़ मरोड़ करके पेश कर सकती है, उनको निरस्त कर सकती है, नए कानून लागू कर सकती है। सबसे पहला बदलाव तो ये हुआ था। अर्थात भारतीय संविधान सभा ये क्या बन गई थी? संप्रभु बन गई थी। इसके ऊपर अंग्रेजों का किसी भी तरीके से अब कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि संविधान सभा बनी किसकी सिफारिशों पे थी? कौन से मिशन की सिफारिशों पे संविधान सभा का निर्माण हुआ था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की जितनी बातें थी वो अब यहाँ क्या हो जाएंगे? लागू होना बंद हो जाएंगे। अब तक ये किसकी तरह कार्य कर रही थी? जो कैबिनेट मिशन बोल के गया था उन बातों की तरह क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। अब जो बातें थी कैबिनेट मिशन की वो इन पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, लागू होना बंद हो जाएंगे। किसकी बातें लागू हो जाएंगे रे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ठीक है, अर्थात पहले सबसे पहला बदलाव आएगा कि यह संप्रभु बॉडी बन गई थी। दूसरा बदलाव, अब देखो, इतने दिन संविधान सभा सिर्फ अकेली भूमिका निभा रही थी, सिर्फ संविधान निर्माण करने का। क्या निभा रही थी? कि संविधान बनाना है, इसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन इस एक्ट के बाद इस संविधान सभा की दो भूमिकाएं हो गई, अर्थात ये दोहरी भूमिका में कार्य करने लग गई। कैसे? पहला कार्य था इसका संविधान बनाना, जो पहले भी था। अर्थात संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी। और इसके अध्यक्ष कौन थे रे संविधान सभा के? जब यह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है, दूसरी बैठक में बनाया गया था। ठीक है, तो जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब तो अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दूसरी बार क्या होता था कि अब देखो, अकेला क्या हुआ है? अंग्रेज यहां से फ्री हो गए, तो शासन भी तो करना है भारत के ऊपर अब। ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, वरना जनता रुकेगी नहीं। ठीक है, कोई ना कोई नए कानून लागू करने पड़ेंगे, पुराने जो कानून उनमें बदलाव करना पड़ेगा। और यह कार्य कौन करता है? संसद। यह कार्य किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, अर्थात वह जब संसद के रूप में कार्य करती थी, यानी विधायिका के रूप में कार्य करती थी, तब इसका अध्यक्ष कौन था रे? जीवी मावलंकर। तब इसका अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो एक चीज देखना कि संविधान सभा में तीन बदलाव आएंगे, जिसमें पहला बदलाव आपके सामने है कि ये कैसी बॉडी बन गई? संप्रभु बन गई। अर्थात इसके ऊपर किसी अब कोई दूसरा अधिकार नहीं था, पूरे फैसले लेने के लिए क्या थी? स्वतंत्र थी। ठीक है, 2 नंबर पे कौन सी भूमिका हो गई है इसकी? दोहरी भूमिका हो गई है। अर्थात 1 नंबर तो कैसे कार्य कर रही है? संविधान सभा के रूप में। तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और देश में यदि कोई कानून लागू करना है या कानून में बदलाव करना है, ठीक है, या कोई नए नियम बनाने हैं,
वो कौन बनाती है? संसद बनाती है, अर्थात विधायिका के रूप में कार्य कर रही है। और तब इसके अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, ये दो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है रे। क्योंकि आपको बताऊं आएगा क्वेश्चन क्या आएगा कि संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अब क्या अपने दिमाग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिट है और ये पहला ऑप्शन मिलेगा और वो वहां गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तब तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संसद के रूप में कार्य करेगी तब कौन हो जाएगा? जीवी मावलंकर। ठीक है, ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। दोहरी भूमिका का अर्थ हो गया है कि एक तो संविधान बनाएगी और दूसरा देश को अब चलाएगी। ठीक है, ये दो भूमिका हो गई। तीसरी भूमिका क्या हुई थी ये आपको पता है लगभग। देखो, अब तीसरी भूमिका हुआ क्या? दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब पहले इन दोनों के लिए कुल सीटें कितनी थी? 389। कितनी सीटें थी रे? 389। अब ये पाकिस्तान यहां से अलग हुआ है तो ये सीटें क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। ये सीटें अब बच गई हैं 299। कितनी बच गई हैं रे? 299। और इनको यदि आप भागों में तोड़ोगे, ठीक है, तो 229 तो आपकी क्या रह गई हैं? ब्रिटिश प्रांतों की। ठीक है, और 70 क्या रह गई हैं? अपनी रियासतों की। ये तीन बदलाव आएंगे। ये तीन बदलाव आते हैं जब भी 15 अगस्त 1947 का अधिनियम भारत में लागू होगा। तो पहला बदलाव कौन सा आया कि संप्रभु बॉडी बन गई है, फैसलों के लिए क्या है पूरी तरीके से फ्री है अब। ठीक है, और दूसरी क्या बन गई है? दोहरी भूमिका हो गई है। पहली संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी तब अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के रूप में कार्य करेगी तब अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। और तीसरा बदलाव क्या आएगा रे आपका कि सीटें 389 से घटकर कितनी आ गई हैं? 299। ठीक है, जिसमें 229 कहाँ की हैं? ब्रिटिश प्रांतों की। और 70 सीटें कहाँ की हैं? आपकी रियासतों की। ठीक है, ये तीनों बदलाव सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यदि आपका लिखित पेपर बनता नहीं है, यदि जब कोई ऐसे एग्जाम दोगे ना आप लिखित पेपर में, तब ये क्वेश्चन सीधा आता है कि 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होने के बाद में संविधान सभा के भूमिकाओं में क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, तो तीन बदलाव आते हैं। पहला बदलाव कौन सा हो जाएगा आपका कि संप्रभु बॉडी बन गई है, अर्थात फैसले लेने के लिए क्या है? स्वतंत्रता। देखो एक चीज ध्यान रखना रे, संप्रभु, स्वायत्ता, गणतंत्र, लोकतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जब भी ये शब्द आए ना, इनका शाब्दिक अर्थ कोष्टक में जरूर लिखना। कई बार इनके अर्थों के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। ये 17-18 शब्द हैं पूरे जोड़ जाड़ के। ठीक है, तो जब भी कोई शब्द लिखो तो इसके कोष्टक में लिख देना कि हाँ संप्रभु का अर्थ क्या होता है कि ऐसा कोई निकाय जो फैसले लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, उसके ऊपर कोई बाह्य दबाव नहीं हो। वो बाह्य दबाव का ध्यान रखना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। डायरेक्ट का तो अर्थ क्या हो गया? सामने आ जाए एकदम का एकदम, और इनडायरेक्ट किसी वाया घूम के आ जाए। दोनों नहीं आने चाहिए, ना तो डायरेक्ट होना चाहिए ना इनडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो। देखो इसमें पूरी लाइनें लिखी हुई हैं। संविधान सभा संप्रभु संस्था बन गई थी क्योंकि इस पे कैबिनेट मिशन की जो सिफारिशें थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी? अब उनसे स्वतंत्र तो हो गई थी, तथा इस पर किसी भी ब्रिटिश कानून का दबाव नहीं था। ऐसा कोई कानून नहीं था जो ब्रिटिश कानून इस पे दबाव बनाए रखे। और संविधान सभा की दोहरी भूमिका, पहली भूमिका संविधान का निर्माण करना, अर्थात संविधान सभा इस समय किसकी अध्यक्षता करता था रे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा विधानमंडल या संसद के रूप में कार्य करती थी। ध्यान रखना है दोनों शब्द क्यों चल रहे हैं आपको पता है? विधानमंडल और संसद। एक तो देश पूरा हो गया है, दूसरा छोटे छोटे स्टेट भी तो हैं, उनकी विधानसभाओं का भी तो कार्य करना है। तो उस टाइम पे दोनों का कार्य कर रही थी। स्टेट की विधानसभाओं में भी कार्य कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संसद थी उनका कार्य भी यही कर रही थी। इसलिए दोनों शब्द एक साथ लिखे हुए हैं। और यदि आपको विधायिका का अर्थ याद हो, जब मैंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपको अलग अलग पढ़ाए थे, तब मैंने विधायिका के नीचे लिखा था कानून का निर्माण करना, लिखा था ना। वही लाइन देखो यहाँ लिख रखा है, जिसके तहत विधि, विधि यानी कौन है? लॉ, कानून, कानून का निर्माण करती है विधायिका।
इस शब्द का अर्थ बताना लिखने के बाद में यदि आपको दिमाग में आ रहा है तो। डोमेनियन। डोमेनियन। मीन्स। डोमेन का जो अर्थ होता है अपन वो सोचते हैं कि अपने खुद को या अपने आप को प्रभावी तरीके से बाहर निकालना, ये होता है डोमेन करना किसी को। यानी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना खुद को, तो आप ऐसा रिप्रेजेंट करो कि अगला भावुक हो जाए, बोले यार क्या आदमी है। वो है डोमेन करना एक तरीके से। वो तो अपने लिए लागू होता है, अपन बात क्या कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ डोमिनेंट का अर्थ ये नहीं निकलेगा। आपने इंग्लिश में देखा है ना कि इंग्लिश का बहुत से मीनिंग ऐसे होते हैं जब अलग शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं तो उनके मीन्स चेंज हो जाते हैं। डोमिनेंट का अर्थ मैंने आपको, जो पुराने वाले स्टूडेंट है मेरे, उनको एक बार क्लास में मैंने बात की है, यदि आपको याद हो तो। कॉलोनी, स्वतंत्र एंड डोमिनेंट, तीनों शब्दों की एक साथ बात की थी मैंने। इतना और बता सकता हूँ, उस कॉर्नर के बीच में मैंने वो तीनों शब्द लिखे थे उस साइड में। क्लास पूरी होने के बाद में मैंने शायद एक्स्ट्रा क्लास ली थी अपन ने फिजिक्स की एक दिन, और फिजिक्स की संडे को एक्स्ट्रा क्लास होने के बाद में मैंने यहाँ आपको वो तीनों शब्द एक बार लिख के बताए थे। उस टाइम पे मैंने आपको कम से कम 10-11 शब्दों का चर्चा की थी लगातार 2-3 दिन। देखो कॉलोनी होती है, कॉलोनी का अर्थ जो अंग्रेजों ने बना रखी थी जहां से वो शासन किया करते थे, उसका अर्थ हो गया कि पूर्ण रूप से पूरे अधिकार किसी दूसरे देश के पास चले जाना, वो कहलाता है कॉलोनी। डोमिनियन का अर्थ हो गया कि आप उस फेज में हो कि आपके विदेशी कार्यों को छोड़ के, ठीक है, और सेना के प्रभुत्व को छोड़ के बाकी सारे अधिकार आपके पास है, लेकिन ये दो अधिकार आपके पास नहीं है। वो जो वो कंट्री होती हैं, वो कौन सी कंट्रियां कहलाती हैं? अरे डोमिनियन कंट्रियां कहलाती हैं। आज के दिन भी 3-4 कंट्रियां ऐसी हैं जो, ब्रिटेन जैसे कनाडा है, कनाडा डोमिनियन आज भी, कनाडा आज भी डोमिनियन स्टेट है, उसके पास पूर्ण अधिकार नहीं है आज भी। हम्म, 24 मार्च को। वो करेक्शन करा दूंगा मैं, मेरे दिमाग 24 मई एंड 16 मई, वो मेरे घर जाते ही चेक कर लिया था। और उसका मैंने आपको हिंट भेज दिया था, आपको यदि मिल गया हो तो, कि वो 207 ही सदस्य हैं। आपकी जो लक्ष्मीकांत पुराने वाली है ना, उसमें वो 211 लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी जो नया एडिशन आया है उसमें कितने हैं? 207 ही हैं। वो चेंज करवा देंगे, 24 मार्च एंड 16 मई। हाँ, पहली बैठक में 207 ही सदस्यों ने भाग लिया है। तो 207 ही तो लिखवाए हैं मैंने। जो कैबिनेट मिशन का एक नोट लाया था ना, कि कैबिनेट मिशन भारत में 26 मार्च एंड 26 मई को उसको प्रकाशित किया गया था, उसके करेक्शन कर लेना। वो 24 मार्च को तो भारत आया था, और 16 मई को प्रकाशित किया गया था। 24 मार्च को भारत आया था, 16 मई को प्रकाशित किया गया था। लिख दिया? क्या करने लग गया तुम? तो ये तो पीडीएफ आती है ना, वहां से कर लिया करो। ग्रुप में आती है पीडीएफ, क्यों नहीं आती? डेली आती है। कोचिंग के ग्रुप में डेली पीडीएफ आती है। ऐसा दिन जाता ही नहीं जिस दिन पीडीएफ नहीं आती कोचिंग में। और कोई मेरे को मैसेज कर देता तो मैं डाल देता हूँ।
ये सदस्य संख्या लिख दो। हाँ, ये जो पहले लिख लाते हो ना, इसके आप देखो आगे से जो टॉपिक आएंगे उसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ बहुत सी स्लाइडें गायब हो जाएंगी, उससे लाइनें मैच नहीं होंगी, क्योंकि मैं वो लाइनें पक्की खाऊंगा जो लाइनें तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, क्योंकि पीडीएफ के जो नोट्स हैं अपने वाले वो बहुत हाई लेवल के हैं। उनकी क्लास होगी, लेकिन उनकी क्लास मैं शाम को एक्स्ट्रा क्लास ले लेके अपलोड करूंगा, तब आपको यदि कोई चीजें समझनी हो तो फिर वहां से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी एसएससी और रेलवे के लिए इतना हाई आएगा नहीं, क्योंकि उतना हाई कराने गए तो कम से कम क्लासेस चाहिए 150, और क्लास चाहिए 1.5 घंटे पर। अब 40 के आसपास तो फिर भी हो जाएंगी, और 4 संडे 5-5 घंटे के, तब जाके पूरा होगा। साइंस, साइंस करवा तो दी, कहाँ रह गई? कौन सी साइंस है वो तो रह गई वो? अरे वो करवा दूंगा, उनके बाद करो चाहे कैसे, वो मेरा काम है। वो तो कल नानी जी खत्म हो गए, नहीं तो कल ही करवा देता है। तो बेटी भारत में 3 तो भारत के पास रह जाएंगे, एक बलूचिस्तान तो गया था, बाकी तो 3 तो भारत के पास ही हैं। भाई दिल्ली है आज भी भारत के पास है, अजमेर मेरवाड़ा है आज भी भारत के पास है, कुरु कर्नाटक वाला है आज भी भारत के पास है। पहले बलूचिस्तान भारत के पास था, लेकिन वो पीओके का हिस्सा है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं। बाकी हैं चारों के चारों जो कमिश्नर प्रांत है वो सारे हैं भारत के ही थे। जब ये लागू हुआ था ना, तब तो चारों के चारों किसके थे रे? भारत के थे। लेकिन आज वर्तमान यदि कंडीशन में देखें तो कुछ हिस्सा कहाँ है पीओके में, जो सिर्फ एक सीट है, वो कौन सी आपकी? बलूचिस्तान है। बाकी 3 सीटें वर्तमान में कहाँ बिलोंग करती हैं? भारत से करती हैं। दिल्ली अपना सेंटर है, अजमेर के पास अपन बैठे हैं, और कर्नाटक कुरुग में आता ही है। हाँ, ये समितियां लिख लाए थे सारे, कोई ऐसा महानुभाव जिसने नहीं लिखी, लिख दी। एक बार थोड़ा सा इनको समझ लो, बाकी कोई समझने वाली लाइन है नहीं। समितियां आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। ध्यान रखना इनके अध्यक्ष, अब देखो होता क्या है, सबसे मेन समिति है कौन सी? संघ। जो आपकी सबसे मेन क्वेश्चन आते हैं वो ये वाली है रे, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे है। संघीय संविधान समिति, नाम देखो, संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज दिमाग में फिट कर लो रे, संघ जहां भी आ जाए वहां सेंट्रल गवर्नमेंट आपके खोपड़ी में आ जानी चाहिए, ठीक है। अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट का संविधान बनेगा वो कैसा बनेगा, वो समिति ये डिसाइड करती थी। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघीय शक्ति समिति, कि संघ के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी, ठीक है, उनका निर्धारण कौन करती थी? आपकी ये समिति करती थी जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ये समिति आपके लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने हिस्ट्री में जो पढ़ा है उस हिसाब से कि राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति का अर्थ है रे कि राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति, कि कौन सा राज्य कहाँ जाएगा। जैसे जोधपुर को बनाया था, ठीक है, जेएंडके को बनाया था, बाकी जो स्टेटों को मिला मिला के भारत का हिस्सा बनाया था। वो देखो अध्यक्ष तो किसको बता रखा है? जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन मेन कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पहला ऑप्शन आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मिलेंगे, ठीक है। वो सिर्फ कार्यकारी हैं, उन्होंने बाकी कार्य नहीं किया। अध्यक्ष कौन थे? रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ये चीज दिमाग में रखना रे, क्योंकि देखो हैदराबाद है एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसको किसके द्वारा मिलाया गया था? बलपूर्वक, अर्थात ऑपरेशन के माध्यम से। कौन सा ऑपरेशन हुआ था? पोलो, ठीक है। अब देखना उस टाइम पे है ना, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रेजेंट ही नहीं थे, विदेश गए हुए थे।
और सीधा आर्मी को ये था कि 4 दिन का टाइम है अपने पास, 5वें दिन आदमी वापस आ जाएगा। 4 दिन में कैसे ना कर करा के इसको निपटाना है। तो इसकी हिस्ट्री आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जेएंडके को कैसे मिलाया गया था, हैदराबाद कैसे मिला था। यह आपके वैसे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है 12th का। 12th का बेहतरीन पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है ये, बेहतरीन। सारे युद्ध आते हैं वहां आपके, टोटल के टोटल भारत पाकिस्तान के 2 युद्ध हैं वो आ जाएंगे, चीन वाला आ जाएगा, पंचशील समझौता है वो आता है। वो वहां बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलता है आपको वहां। यदि आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो 12th की पॉलिटिकल जरूर पढ़ना। सेकंड पार्ट, 2 पार्ट है, सेकंड पार्ट। दूसरा, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत यानी स्टेट, ठीक है। तो प्रांतों को कौन कौन से संविधान कैसे उनके कार्य करेंगे, उनकी विधानसभा कैसी होगी, उनके पास सीटें कैसी होगी, ये इनके अध्यक्ष कौन थे आपके, सरदार पटेल, ठीक है। इसके बाद में मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य और आंशिक क्षेत्र के सलाहकार। देखो ये बाह्य और आंशिक क्षेत्र वाले आगे आपको लाइनें समझ में आ जाएंगी। इसका देखो ये बहुत बड़ी समिति है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार पटेल है, ठीक है। लेकिन इसके अध्यक्ष आगे 4 ये टूटेगी, मूल अधिकारी वाली अलग टूट जाएगी, अल्पसंख्यक वाली अलग टूटेगी, और बाह्य और जनजातीय क्षेत्र है वो अलग टूटेंगे, और आंशिक जनजातीय क्षेत्र अलग टूट जाएंगे, ठीक है। वो कैसे टूटेंगे वो देखो आप। मौलिक अधिकार वाली है, इसके कौन है, जेपी कृपलानी, ठीक है। जो मौलिक अधिकार कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, कहां कौन से अनुच्छेदों में रखे जाएंगे, वो ये रही। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके कौन है, एस सी मुखर्जी। अब देखो आपको एक बात बताऊं, आपको ये लग रहा होगा सर कि अल्पसंख्यक है तो अध्यक्ष भी अल्पसंख्यक ही बनाना चाहिए था। ध्यान रखना, एस सी मुखर्जी अल्पसंख्यक ही है, ठीक है। दूसरा, जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र। अब देखो इधर एक ध्यान दो रे, जनजातीय क्षेत्र व बाह्य क्षेत्र किसके, केवल असम के। असम पहले नाम, ये नाम है ना आज आपको 3 अक्षर का दिखता है, पहले ये बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, इससे बहुत से स्टेट निकले टूट टूट के, ठीक है। तो इसके कौन है आपके, गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है। और बाह्य क्षेत्र व आंशिक क्षेत्र किसको छोड़कर, असम के अतिरिक्त, असम के अलावा पूरे भारत के जितने बच गए वो उनके कौन है आपके, एवी ठक्कर, ठीक है। इसके बाद में जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगे के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, संचालन समिति, ठीक है। और दूसरा, प्रक्रिया नियमन समिति के संसद कैसे कार्य करेगी, संविधान सभा के क्या क्या नियम होंगे, उनके सबके कौन आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दूसरा, कार्य संचालन समिति, इसके कौन आपके, के एम मुंशी। देखो संचालन और कार्य संचालन दोनों में फर्क करे, ये पूरा कार्यभार एक साथ, ठीक है, सारा वो कौन है, संचालन में आ जाएगा। कार्य संचालन में पर डे वाइज क्या होगा, ठीक है, उसके कौन आपके, के एम मुंशी। दूसरा, प्रारूप संविधान की जांच के लिए कि भाई संविधान कैसा बन रहा है, उसके ड्राफ्ट की जांच की जो अंतिम जांच करती थी वो समिति है, और उसके कौन है आपके, जवाहरलाल नेहरू है। ये आपकी 10, वैसे 10 है टोटल, और 4 ये जोड़ दो कितनी हो गई, 14 हो गई है। ये सबसे मेन समितियां, समितियां थी बहुत, लेकिन सबसे मेन समितियां आपकी क्या है, यही है, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे मेन समिति आएगी वो कौन सी आएगी आपकी, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। देखो रे, बनी कब थी, 29 अगस्त 1947 को ये बनती है इस दिन, ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनको कब बनाया गया था रे, 30 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। वो बात अलग है कि आज के दिन इनकी छवि लोगों ने खराब कर रखी है, बाकी बेहतरीन व्यक्ति था अपने टाइम का। लोगों ने जो कई किया, समाज के अलग अलग है, उन्होंने पेटेंट कर रखा है कि बोले बाबा साहिब तो हमारे हैं। बाबा साहिब ने सबके लिए संविधान बनाया था, ना कि किसी एक समाज के लिए बनाया था, ठीक है। तो देखो ये समिति बनती कब है, 29 अगस्त 1947 को। इसका अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कब चुना गया था रे, 30 अगस्त 1947 को। इसके मेन सदस्य कितने थे, 7। सबसे बड़ा खेल है उन सदस्यों को याद रखना, ठीक है। तो देखो अध्यक्ष को भूल जाओ, वो तो आना ही आना है, 1 नंबरिंग इसी के कर देते हैं, वो लिखा हुआ है अपना। 2 नंबर, गोपाल स्वामी, अयंगर, ठीक है। 3 नंबर पे कौन आएंगे आपके, कृष्णा स्वामी, अय्यर। ये अय्यर वो है रे, वो नहीं है, वो अपने किस में आते हैं, जेठालाल में, ठीक है।
4 मोहम्मद सादुल्ला, 5वें KM मुंशी। अब देखो ये 5 है ना ऊपर वाले, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये वही हैं जो सबसे पहले थे। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यही रहेंगे एंड तक। ये 4 सदस्य वही रहेंगे जो एंड तक रहेंगे, पहले बनाए गए थे। गोपाल स्वामी अयंगर, घर्षणा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, ये चारों कभी नहीं बदलेंगे। कितने हो गए अपने पास? 5। 6 और 7 में थोड़ी सी गड़बड़ है। 6 और 7 में एन माधव राव, ये एन माधव राव है, BL मित्र की जगह आए थे रे। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य कारण थे भाई, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उसके कारण अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देके उनके जगह कौन आ गए? एन माधव राव आ गए। ठीक है, और 3 नंबर पे आते हैं TT कृष्णाचारी। एक VT आए थे, वो कौन थे रे? कब बनाए गए थे? 16 जुलाई 1947। कब बनाए गए थे? 16 जुलाई 1947 को। ये किसकी जगह आए थे? DP खेतान की जगह। अब देखो इनको याद करने का एक छोटी सी ट्रिक है रे, आपके फिट होनी चाहिए दिमाग में। अध्यक्ष आपको सबको याद है, कभी नहीं भूलोगे आप। सदस्य याद करने में दिक्कत आती है। देखो रे, कृष्ण भगवान के सारे पर्यायवाची आपको इसमें मिल जाएंगे। कैसे? मिल गए? मोहम्मद क्यों? कृष्ण कृष्ण भगवान प्रेम करते हैं, प्रेम के बढ़िया ज्ञाता हैं, तो मोहम्मद उसी का सब लगभग सिमिलर शब्द है। ठीक है, अब देखो याद करने का बोलो सर ये कैसे? देखो सारे के सारे सदस्य लगभग कृष्ण भगवान के नामों से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इन इसको कहा गया, बोले त्याग पत्र दे दे, मान गया, त्याग पत्र दे दिया। कौन आ गया? एन माधव राव। ठीक है, इसके नाम में कहीं कृष्ण का कोई बात नहीं है, तो ये बोला, ये नहीं माना, बोले नहीं कौन हो तुम, नहीं मानेंगे। बोले ठीक है, निपटा देंगे। ये आदमी 1948 में निपट जाता है, उसकी जगह कौन आ जाता है? आपके TT कृष्णाचारी। ठीक है, ध्यान रखना रहे, ये 7 सदस्य हैं, सबसे मेन सदस्य हैं ये। ठीक है, बार बार आता है कि प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य था या नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो ये आपके 6 ये है। दूसरा एक चीज ध्यान रखना रहे, यदि एक छोटा सा दिमाग लगाए कोई क्वेश्चन बनाए ना, तो यहां से सबके गलत करा सकता है, चाहे कितना ही पढ़ा हुआ हो, यदि खोपड़ा नहीं लगाए तो। कैसे? कि निकाले गए सहित सारे सदस्य कितने थे, फिर 9 हो जाएंगे ये। इसने छोड़ दिया, ये खत्म हो गया, कितने हो गए? 2 ये और 7 ये। तब सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी प्रारूप समिति की। कि कुल सदस्य कितने थे कोष्टक में लिख दे, जो छोड़ गए वो भी और जिन्होंने कार्य किया वो भी। तब सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी रे? 9 हो जाएगी। तब ये 2 छोड़ गए थे। हाँ, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं का बनेगा। किसकी जगह कौन आया? BL मित्र की जगह कौन आया? एन माधव राव। और DP खेतान की जगह कौन आएगा? आपका TT कृष्णाचारी। तो लिखो। हाँ, टेलीग्राम पे आती है, कोचिंग का चैनल है ना, वो दूसरा चैनल है। मेरे वाला, मेरे वाले में कहाँ आती है, कोचिंग वाले में नहीं आती क्या? चौधरी क्लासेज के नाम से है जिसमें। अरे कोई नया स्टूडेंट आता है, उसको चैनल ज्वाइन करवा दिया करो रे।
अरे ग्रुप में जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सीपीयू का तैयारी करेंगे, वो लिख रहे हो आप? तो फिर 1 साल का करंट तैयार करना चालू कर दो। अगले 5 से 7 दिन में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा 1 साल की पूरी करंट की, जुलाई टू जुलाई। क्योंकि देखो होता क्या है, आपको कोचिंग वाले या कई ज्ञान देने वाले कहेंगे 9-10 महीने का याद कर लो, नहीं पार पड़ रही है। 1.5 साल तक का करंट आ रहा है, कई बार 1.5 साल का करंट भी आ रहा है क्वेश्चन में। तो कम से कम अपने 1 साल का डेटा तो खोपड़ी में रहना चाहिए, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन जो बाहर के आएंगे वो क्या पता नहीं हो अपने से, छोड़ देंगे अपन। लेकिन 1 साल का करंट आपके खोपड़ी में होना चाहिए। ध्यान रखना रे, इस 1 साल में चुनाव बहुत हुए हैं। तो सबसे पहले तो चुनाव, कोई खेल हुए हैं, कहाँ संपन्न में कौन कौन सी नंबरिंग हुई है, नंबरिंग का खेल जरूर याद रख लेना रे। आजकल जो सबसे ज्यादा करंट का क्वेश्चन आ रहा है वो नंबरिंग का आता है, कि फलाने ने भाला फेंका, भाला कितने मीटर गया। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, और ध्यान रखना पॉइंटों में देता है पूरा का पूरा। जैसे 85.40 गया तो ऑप्शन आएंगे 85.40, 86.40, 83.40, 84.40, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, डेटा एग्जिट आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा होगा तो क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। 1-1.5 महीने में 16 घंटे की सीटिंग दो, नहीं होता था मेरे को बताओ। तो ये क्लास जो यहाँ ले रहे हो ना आके, इसको ऑनलाइन ले लो, सीधा बेहतरीन इलाज बताऊं आपको। मैं निकाल के देता हूँ 16 घंटे कोचिंग के बाद में। और बोलो, सोने के 1.5 महीने ना, 4 घंटे सो लोगे, मर नहीं जाओगे। लेकिन होता क्या है, देखो रियल लाइफ में क्या होता है, एग्जाम से 1 साल पहले 6 घंटे सोते हैं, और जो जो एग्जाम आती है 7, 7:30, 8, 9 घंटे तक पहुंच जाते हो तुम लोग। वो 10-11 में पहुंच जाते हैं, उनकी तो कैटेगरी अलग बनाई है भगवान ने, वो तो अलग कैटेगरी में आते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कम करो। 2 घंटे करते हो, 6 घंटे सो गए। कोचिंग में कितने घंटे आते हैं? 12 बजे तक। सुबह कितने बजे आए? 7 बजे। 5 घंटे हो गए क्या? 6 हो गए या 5 हुए? 5 हुए ना, 6 और 5 11। कितने घंटे बचे अपने पास पीछे? 13। 2 घंटे और काट दो, कितने घंटे बचे? 11। ठीक है, 5 घंटे ये जोड़ दो। कोचिंग वाले भाई यहाँ आ रहे हो, पढ़ तो रहे हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है। दूसरा एक बेहतरीन इलाज बताऊं आपको, ऑटो से जाते हो या बस से जाते हो, कैसे जाते हो घर पे? ऑटो से ना, तो एक काम कर लिया करो अपने। देखो रे, एक चीज बताऊं आपको, यदि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ, नहीं नहीं पढ़ा जा रहा, लगाया ईयरफोन, वीडियो चालू कर दो और छोड़ दो, और आराम से बैठे रहो, सो जाओ। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, उस टाइम पे आपकी खोपड़ी जो चीज सुन रही है ना, ये मान लेना कि वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। लेकिन तुम लोग बताओ क्या करते हो, पढ़ाई के घंटे तो बाद में निकालते हो, पहले सारी माथा फोड़ी जितनी भी है ना उसके निकालोगे। बोले अच्छा, 2 घंटे रोल नंबर 1 को, 2 घंटे रोल नंबर 2 को। समझ गए? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। क्योंकि आजकल किसी के एक हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दो तो, एक तो स्टेपनी चाहिए ही चाहिए। बोले ये चला गए तो कहां जाएंगे? तो ये जो स्टेपनी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको उड़ाओ पहले तो। हाँ, इधर देखो रे, ये लाइनें चेंज कैसे हुई? हाँ देखो, ये तो कुछ डेटा है, याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला डेटा जरूर याद रखना। प्रारूप तैयार करने के लिए, यानी जो ये प्रारूप समिति थी ना, और रुक जाओ रे, संविधान समिति, जो प्रारूप समिति थी, इसको संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कुछ कुल कितनी बैठकें की इसने? 141 बैठकें की हैं। ध्यान रखना, मैं संविधान सभा की बैठकें नहीं बता रहा हूं ये,
ये किसकी बैठकें हैं? प्रारूप समिति की बैठकें हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत ले लेना बीच में आके। दूसरा, प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था। देखो ध्यान रखना, आपको एक तरीके से दो प्रारूप मिल गए हैं। पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव मिला, एक प्रारूप एक व्यक्ति ने और बनाया था। वो कौन था? पहला प्रारूप संविधान का बीएन राव। बीएन राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, उस व्यक्ति ने पहला संविधान प्रारूप उसने बनाया। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो जाता है। ठीक है, अंतिम जो ढांचा तैयार किया गया था कि संविधान हम बनाएंगे कैसा, वो किसने बनाया था? प्रारूप समिति ने बनाया था। इसके लिए 3 पठन किए गए थे। ये 3 पाठन आज भी होते हैं किसी कानून को बनाते समय, वर्तमान में भी। आपको जब आगे साधारण विधेयक पढ़ेंगे अपन, साधारण विधेयक, धन विधेयक, ठीक है, तब ये बातें दोबारा आएंगी, तो इसको खोपड़ी में आज ही बिठा लो। किसी भी चीज के लिए 3 पाठन आज भी कह जाते हैं। संसद यदि कोई कानून पारित करती है तो पहले 3 पाठन करती है। प्रथम पठन सर्वाधिक छोटा होगा, तृतीय पठन सबसे और छोटा होगा, और जो बीच वाला द्वितीय पठन होता है ना, यदि कोई भी संशोधन करना है, कुछ भी करना है, वो किस में होगा रे? द्वितीय पठन में होता है। तो देखना यहाँ टाइम पीरियड भी आपको ऐसा ही मिलेगा। प्रथम पठन 4 नवंबर को शुरू होता है, 9 नवंबर को पूरा हो जाता है। और कब पूरा होता है? 1948 में ही, अर्थात लगभग कितने दिन चला? 5 दिन। ठीक है, 5 दिन में यह बताया गया कि हाँ संविधान में ये होगा, ये होगा, ये होगा। उसमें के अंदर क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। ठीक है, द्वितीय पठन, ठीक है, 15 नवंबर को शुरू होता है 1948 में, और 17 अक्टूबर को खत्म होता है। कब रे? 1949 में। तो लगभग 1 साल का टाइम पीरियड आ रहा है ना। ध्यान रखना, इसमें एक एक लाइन को पढ़ा गया, एक एक लाइन को, उस लाइन का अर्थ समझा गया, बाकी सदस्यों को समझाया गया। उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति था जिसने विपक्ष में वोटिंग कर रहा था, ठीक है, नहीं 7 सदस्यों में से, पूरी संविधान सभा कोई लेना देना नहीं है रे यहाँ, इन 7 सदस्यों में से सिर्फ यदि कोई, जैसे मान लो जो आपकी टिट्टी कृष्णाचार्य है, इन्होंने कह दिया ना नहीं जित रहा मेरे तो इस आदमी को बिठाया गया, समझाया गया, नहीं रे ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसने जब तक लास्ट में अपना मत पक्ष में नहीं दिया तब तक आगे नहीं बढ़ा गया है। ध्यान रख लेना, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं, संविधान सभा के निर्माण में, संविधान बनाते समय ऐसा कोई भी कानून तैयार नहीं किया गया था जिसके विपक्ष में कोई वोटिंग हुई हो। हुई थी तो पहले उस व्यक्ति को समझाया गया, मनाया गया, नहीं माना तो उसकी वजह से वो बदलाव हुए, बदलाव होने के बाद में उसे लागू किया गया। तो ये चीज ध्यान रखना, विपक्ष में कहीं वोटिंग नहीं है दूर दूर तक। दूसरा, तृतीय पठन शुरू होता है 14 नवंबर को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले क्या किया गया था, बताया गया हम क्या करेंगे, अंदर कर दिया गया दूसरे में। तीसरे में क्या करते हैं, मौखिक बस बारीकी से पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कि कोई करेक्शन तो रह गया नहीं है, ऐसा कोई मत तो नहीं है जिसके ऊपर पूरी वोटिंग नहीं हुई। ठीक है, वो चीजें चेक कर ली जाती हैं और फिर क्या कर देते हैं, ये देखो लास्ट डेट आ गई आपकी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान अंतिम रूप में पारित कर दिया गया। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्म समर्पित कर दिया गया। ध्यान रखना, तीनों शब्द एक लाइन में होने चाहिए। एक यानी ऐसा नहीं है इसको उठा के पहले टेक दिया, उसको उठा के बाद में टेक दिया। लिखित में ये नंबर करते हैं तो ध्यान रखना, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। बताऊं कैसे, अगले ने पहले अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म समर्पित लिखा, फिर चेंज करता रहा बीच में तीनों को आपस में, तो ये तीनों सेम क्रम में रहेंगे। जैसे मैंने आपको स्वतंत्रता बताई थी ना, सेम क्रम में। कैसे, पहले कौन सी स्वतंत्रता थी, विचार की, खोपड़ी में विचार आता है सबसे पहले, फिर विचार को क्या करते हैं अपन पेश करते हैं, यानी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति जो ही हो जाती है तो विश्वास पैदा होता है, जो ही विश्वास पैदा होता है आदमी क्या जाता है धर्म की ओर, और धर्म के बाद में जो ही जाएगा तो क्या करेगा, उपासना करेगा। ये पांचों का क्रम कभी जिंदगी में बदल मत देना, ये पांचों सदैव एक क्रम में चलेंगे, वैसे ये तीनों सदैव एक क्रम में चलेंगे। संविधान में जब भी ये आप प्रस्तावना पढ़ोगे, ठीक है, प्रस्तावना में आपको ये तीनों एक साथ लिखे हुए मिलेंगे। एक नंबर पे ये एडोप्ट, ठीक है, दूसरा इनेक्ट, और दूसरा योर सेल्फ, कि हम इसे क्या करते हैं, आत्मा को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। ठीक है, तो इसी दिन संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया, अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया एंड आत्म समर्पित कर लिया। दूसरा, इस दिन कितने सदस्य प्रेजेंट थे रे, 284। ये डेटा बहुत मिसमैच है, अभी बोल देता हूं। कोई 286 बोलता है, कोई 285 बोलता है, कोई 284 बोलता है। दूसरी बात, एक कंफ्यूजन और है, कई तो ये कहते हैं कि ये बात इसी दिन कर दिया गया था। ये हस्ताक्षर जो संविधान पे हस्ताक्षर होते हैं ना, कि लास्ट में संविधान, पूरे संविधान पे हस्ताक्षर हुए हुए हैं, वो कितने लोगों ने किए थे, तो कई तो ये कहते हैं कि इसी दिन कर दिए थे,
और कई ये कहते हैं कि 26 जनवरी को किए थे। ठीक है, तो अब जो सबसे मेन डेटा निकल के आता है मेन किताबों से, ठीक है, और संविधान के कुछ ढांचों से जो सरकारी दस्तावेज है उनमें यही डेटा निकल के आ रहा है कि 26 नवंबर 1949 को ही ये काम किया गया था। और कितने सदस्य प्रेजेंट थे? 284 सदस्य प्रेजेंट थे। लिख दो। इसमें सबसे काम की जो बात है ना, ये लास्ट वाली 2 लाइनें हैं। कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 को। क्या क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मसमर्पित किया गया। जूम करना पड़ेगा। सही है। आप एसएससी के लिए, रेलवे के लिए तो कहीं चले जाओ, इतना लेवल की पॉलिटिकल आपको नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या हो गया फोन में? देखो, पढ़ने और पढ़ाने वाले को मजा तभी आता है जब पूरा कंटेंट डिलीवर हो। इसीलिए तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ। नहीं, मेरे पास सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कंटेंट खा जाऊंगा। तुम्हें क्या पता चला कहाँ तक आएगा? तुम्हें तो यही नहीं पता हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट भी है क्या? सब्जेक्ट का ही नहीं पता तो कंटेंट तो बात ही कहाँ करते हो। हाँ, ध्यान रखना रे। पॉलिटी के मैंने कल परसों 1-2 क्वेश्चन देखे हैं सीपीओ के एग्जाम में। मैं कह रहा था कि एक बार मैं ये सोचा कि ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो क्वेश्चन बताऊं कब आएंगे? जब तुम लोग मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार तीनों को पढ़ लोगे। तब क्या होता है कि मौलिक अधिकार की कुछ लाइनें नीति निर्देशक के किसी तत्व के अनुच्छेद से मैच होंगी, तो वो मैचिंग वाले अनुच्छेद पूछ लेता है कि सेम बात किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व में बोली हुई है। तो ये चीज ध्यान रखना। 11वां मूल कर्तव्य है ना, वो 21 एक की भांति कार्य करता है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है, कोई बताएगा? वो 6 से 14 वाली शिक्षा वाली लाइन नहीं है, ठीक है, वो सेम की सेम लाइन आपको 21 में मिलेगी, मूल अधिकार में मिलती है। सेम क्वेश्चन आपकी सीपीओ 2022 के एग्जाम में ऐसा का ऐसा था कि 11वां, ठीक है, 11वां मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के भांति समांतर है? तो किसके भांति है? 21 के भांति। और दूसरा एक चीज और बताऊं रे आपको, कुछ चीजें याद करने के, जैसे आपको अनुच्छेद और यानी आपकी ये शॉर्ट ट्रिक तो कहां तक लागू रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों में और मूल जो आपके मौलिक कर्तव्य है वहां तक, कि जहां भी आपको एबीसीडी दिख जाए ना, तो ध्यान रखना किसी ना किसी प्रकार का संविधान संशोधन हो गया है। मूल अधिकारों में लाइन लागू नहीं होगी, वहां तो एबीसीडी की लाइन लगी हुई है। एक क्वेश्चन बहुत आता है आपके कि आपातकाल के दौरान कौन से 2 मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता? 20 और 21। सबसे छोटा मूल अधिकार कौन सा है जिसमें एक ही लाइन लिखी हुई है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ? इतना लिख के छोड़ दिया कि फलाने कानून के ऊपर कोई अपवाद नहीं है। जो स्पष्टता का वाला नहीं था, छूत वाला, ठीक है, अनुच्छेद 17 वाला, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि इसका कोई अपवाद नहीं है। बाकी आप जहां भी जाओगे ना, जैसे दैहिक स्वतंत्रता हो गई, विधि के समक्ष समानता हो गई, ठीक है, उनमें क्या है, जैसे राष्ट्रपति को अलग पावर है, प्रधानमंत्री को कुछ अलग पावर है, कैबिनेट को अलग पावर मिलती है। जैसे कैबिनेट का कोई व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो 70 से 40 दिन पहले और 70 के 40 दिन बाद तक उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने दिन दहाड़े गोली मरवा दी, तोप चलवा दी, कुछ नहीं है, कोई उसको जब तक वो कार्यकाल में बैठा है उसका कोई बाली बांका नहीं कर सकता। तो वो कुछ उनके लिए अलग है, प्रावधान है। किसी भी देश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना है तो आपको पहले राष्ट्रपति क्या चाहिए? अनुमति चाहिए, लिखित।
यहां तक देखो अपने के अधिकारी लेवल है ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी है अपने वाली, ठीक है, नौकरशाही है। इस नौकरशाही में जो गजेटेड ऑफिसर होता है, जिसकी रैंक आती है, जो रैंकिंग में चलता है, उसको भी बर्खास्त नहीं कर सकता कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ, जब तक उसके पास राष्ट्रपति का लिखित आदेश नहीं हो। तो ये क्या लोगों को पता नहीं होती आदि बातें, क्योंकि रिश्वत के लेने में चक्कर में उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है। बाकी एक गजेटेड ऑफिसर के पास इतनी पावर है, वो ये कह सकता है राष्ट्रपति का लिखित आदेश दिखाओ जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे को बर्खास्त कर दिया जाए। लिख दिया। चलो। हाँ रे, ये 15 अनुच्छेद ऐसे हैं। अब मेरे को ये अनुच्छेद देख के बताना कि इनको लागू करना पहले जरूरी क्यों था। 15 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको 26 जनवरी 1949 को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। बाकी सारे के सारे 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व है पहले से। क्योंकि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कोई याद है आपको? 1929 में हुआ था। 29 में हुआ था। ठीक है, 29 में जब लाहौर अधिवेशन में क्या कह दिया, पहले ही कह दिया गया था कि हम आने वाली 26 जनवरी को हमेशा क्या मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस मनाते आएंगे, और वो मनाते जा रहे थे। 1923 से शुरू कर दिया था अपन ने। ठीक है, इसलिए उसका क्या था, महत्व अधिक था। वो पहले मान रहे थे कि हमें स्वतंत्रता इसी दिन मिलेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर 26 जनवरी नाराज होने लग गई थी, बोले ऐसा क्या कर रहे हो, 15 अगस्त को तो तुम उधर दे के आ गए हो। तो उसको गणतंत्र दिवस देने के लिए आधा संविधान 15 अनुच्छेद इस दिन लागू कर देते हैं, बाकी अनुच्छेद क्या लागू करेंगे अपन। देखो इनको लागू करने का कारण क्या था। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाले हैं। ठीक है, अब देखो उस टाइम पे भारत का विभाजन हुआ था, कोई पाकिस्तान जा रहा था, कोई कहाँ आ रहा था, कोई आ रहा था। नागरिकता देना अनिवार्य थी, पहले ही चाहिए था। संविधान लागू करने से पहले ये कानून अपने को चाहिए थे। ठीक है, दूसरा, आप 26 जनवरी को राष्ट्रपति बनाओगे, तो राष्ट्रपति बनाने से पहले उसको शपथ तो दिलाओगे, और शपथ वाला आर्टिकल आपको चाहिए। ठीक है, तो शपथ वाला आर्टिकल लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 324, 324 लागू करने का कार्य था, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना था। अब चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग चाहिए। ठीक है, आगे आपका जो प्रथम मुख्य आम चुनाव है वो करवाना है, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, आपकी जो सूची बनाती, मतदाता सूची बनाते हैं वो बनानी पड़ेगी, और कार्य करने पड़ेंगे, मतदाता क्षेत्र डिसाइड करने पड़ेंगे। तो ये पहले लागू करना जरूरी था। निर्वचन यानी स्पष्टीकरण, कुछ ऐसे शब्द जो आपको बार बार सामने आएंगे, ठीक है, आप उनका अर्थ सोचने की कोशिश करोगे, तो उनके अर्थ आपको कहाँ मिल जाएंगे, 366 और 67 में। और जो है आपका 379, 80, 88, 91 और 92, ठीक है, और 93, ठीक है, ये कौन से प्रावधान थे रे, अस्थायी प्रावधान थे, जो आज के दिन संविधान में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये संविधान में कहीं नहीं है, इनको हटा दिया गया है। अब देखो आप इनको जोड़ोगे, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, एक आर्टिकल और आता है साथ में। ठीक है, अब ध्यान रखो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि 394 में इतना ही लिखा हुआ है कि 15 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हो जाएंगे। अब देखो कई किताबें बोलती हैं कि इस दिन 15 लागू हुए, कई किताबें बोलती हैं कितने लागू हुए रे, 16 लागू हुए। ठीक है, अब ये मेरा ये मानना है कि जब ये 15 लागू हो ही गए, तो 16 का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सेम बात क्या लिखी हुई है उसमें लिखी हुई है। ठीक है, और शेष संविधान आपका कब लागू हो गया था रे, 26 जनवरी 1950 को। यह आर्टिकल याद रखना, कई बार पूछ लेता है। आप यदि कंफ्यूजन सर्वाधिक होगा ना आपको, तो वो इन वालों में होगा। ऊपर वाले याद हो जाएंगे, नागरिकता वाले कंटिन्यू है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ 60 में, निर्वाचन आयोग 324 में, 66, 67। आप देखो यहाँ काउंटिंग आपको कंटिन्यू कर देनी है, 91, 92, 93 वाली आपको मिल जाएगी, और ये वाली दो सागर एक बस 388 वाला बीच में ढांचा रखना है। आईपीएल देखते हो, आईपीएल में आपको देखो इस साइड वाला आईपीएल को छोड़ दो, पहले आपको ना सर्वाधिक वो जो स्कोर मिलते थे ना, वो 185, 86, 87, 88 के आसपास टिकते थे जाके। देखे हो तो आपने आईपीएल जिसने देखा है तो, ठीक है, तो वहां से एक थोड़ा डेटा मैच कर लेना। इस बार वाले में तो पता ही नहीं क्या हुआ है।
लिख दिया। अब कुछ जो डेटा है वैसे कोई आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो रे, 14 नवंबर 1949 को तृतीय पठन की पहली डेट है। ठीक है, उस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली, ठीक है, बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया, संविधान को पेश किया, ठीक है, संसद के सामने। और दूसरा प्रस्ताव को पेश किया और 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, इसे पारित कर दिया गया। तो उसका जो प्रस्ताव पेश किया गया था, यदि आपको नाम पूछ ले उसका, तो उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ठीक है, ये उसका नाम था। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान में क्या क्या है, एक तो प्रस्तावना है, ठीक है, टोटल जो पहले वाला है उसमें अनुच्छेद कितने थे, 395 जो लागू किया गया था, और उसमें अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल कितनी थी रे, 8 शेड्यूल थी आपकी। ठीक है, इसके बाद में 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाने का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। तो ये 3 डेटा है, आपको याद रखने। आज के दिन देखो, आज के दिन बदला क्या है, प्रस्तावना तो आज भी है अपने पास, ठीक है, ये वैसी वैसी की वैसी है, 3 शब्दों को छोड़कर। ठीक है, 395 अनुच्छेद है, ये लगभग 470 के आसपास चले गए हैं। ठीक है, और दूसरा अनुसूचिया पहले कितनी थी, 8 थी, आज कितनी है अपने पास, 12 है। जिसमें सबसे खतरनाक अनुसूचित 2 हैं आपकी, 9 और 10। 11 और 12 तो इतनी महत्व नहीं रखती जितनी 9 और 10 रखती हैं। 9 का महत्व खत्म कर दिया 2007 में, वो बात अलग है। नहीं, 9 बहुत सबसे खतरनाक अनुसूचित थी, 9। एकमात्र ऐसी अनुसूची है, एकमात्र ऐसा प्रावधान संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या करता था, रोक लगा देता था कि ना आप ये काम नहीं कर सकते। अरे ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो संविधान दिवस है, ये कब कब बनाने का प्रावधान रखा गया था, तो 19 नवंबर 2015 को। दूसरा ध्यान रखना रे, एक क्वेश्चन और आता है कई बार इनमें, ये तब शुरू किया गया, अब तक कितने मना लिए हैं, या अभी तो संविधान दिवस आया था वो कितने नंबर का था। तो नंबरिंग याद करने के लिए भी आपको ये डेटा पहले से पता होना चाहिए। ध्यान रखना, 2015 को काउंट करके चलना है, क्योंकि ये 26 नवंबर से पहले आ रही है, 19 नवंबर अर्थात बाद में बनाया गया है 7वें दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2015 की काउंटिंग करनी है। काउंटिंग में क्या कई बार गड़बड़ होती है अपने, क्या आप जैसे 2015 से काउंटिंग शुरू करेंगे, कहाँ से करेंगे, 16 अपने दिमाग में कहाँ से आता है, 16 से, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अर्थात 9वां अपने वाली काउंटिंग से, जबकि ये काम कौन सा है, 10वां। और आपको पहला ऑप्शन 9वां मिलेगा, ये बता देता हूं। और आपका जो ऑप्शन है वो मिलेगा चौथा, जो सही आंसर है। वो पहले ही 3 में अटका देगा, चौथे तक पहुंचने नहीं देगा। बोल ना ऐसे कहां जा रहा है, बोले यहीं रुक जा, आगे खतरा है। देखो पेपर करते समय एक चीज का ध्यान रखा करो रे, उस टाइम पे ना दिमाग में और कोई चीज चलनी नहीं चाहिए उन क्वेश्चनों के अलावा, क्योंकि आप यदि कोई खोपड़ी में कोई नई चीज चलाओगे ना, तो वो बोलेगा नहीं है, आप बोलोगे है। नहीं वाला शब्द गायब हो जाता है उस टाइम पे, दिखता नहीं है। और फिर है ना, सेंटर से बाहर आते हो, फिर ऐसे खोल के देखते हो यार पक्का नहीं है, ये उस टाइम पे क्यों नहीं दिखा। ऐसा 2-3 क्वेश्चन में आपके साथ पक्का होता है, तो ये चीज ध्यान रख लेना, नहीं है। अब देखो होता है कि आजकल नया नया सिस्टम लाया है, पहले क्या लिखता था, नहीं है, आजकल लिखता है सही नहीं है, तो सही वाला शब्द आ गया, नहीं गायब हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा पढ़ते टाइम, क्वेश्चनों को पढ़ते टाइम ध्यान रखा करो। और जितना ज्यादा इजी क्वेश्चन हो ना, उसमें कम से कम 10 सेकंड ज्यादा दिया करो, वो सबसे पहले गलत होगा। क्योंकि खोपड़ा उस टाइम पे ना इतना भावुक हो जाता, बोले वो इतना इजी, और देखा नहीं और पढ़ा नहीं, पहला ऑप्शन सही दिखा नहीं, कर दिया, उसके बाद में बोले हार पहला तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो तीसरा हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन चीजों का। लिख दिया यहां तक। हाँ, नीचे करो, पर ये इंग्लिश वाला को नहीं दिखेगा। हाँ रे, देखो 26 जनवरी का थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
तो देख लेना, दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने संकल्प लिया कि 26 जनवरी को हमें हमें हमेशा आगे से क्या बनाएंगे रे, स्वराज देश को मनाएंगे, जो सबसे पहले कब मनाया गया था, 1930 में मनाया गया था। इसी कारण अपना संविधान कब लागू हुआ था रे, पूरा का पूरा 26 जनवरी को लागू किया गया था। ये कारण था कि डेट को महत्व दिया जाए, डेट नाराज ना हो जाए, ठीक है, कि इतने दिन तो मेरे को मनाते आ रहे थे, अब तुम्हारा मेन काम आया तो बोले मेरी कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इस दिन इसको मनाया गया। दूसरा, जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दिन लागू हुआ था, ठीक है, उसने कुछ चीजों को रिप्लेस किया था रे। कैसे? उसने जो संविधान सभा की नेचर में चेंज किया वो तो बात अपन ने कर ली। दूसरा उसने क्या किया, भारतीय शासन अधिनियम को समाप्त कर दिया। अब तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 चल रहा था जो भारत पे राज कर रहा था, अब उसको खारिज कर दिया गया। अब राज कौन कर रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन जो एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिलिंग जुडिशियल एक्ट था ना 1949 वाला, ये लागू रहा रे। ये क्या था, ये ध्यान रखना, जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था वो कौन था, ब्रिटेन। अर्थात भारत के न्यायिक क्षेत्र कहाँ संभाले जा रहे थे, ब्रिटेन में संभाले जा रहे थे। ये वो एक्ट था, जब तक पूरा ये जब खारिज हो जाएगा, जब कौन लागू हो जाएगा रे, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाएगा, खारिज हो जाएगा। फिर जितने भी पीछे वाले एक्ट थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर ये खुद भी क्या हो जाएगा रे, आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन संविधान सभा ही समाप्त होगी, संसद जब तक आम चुनाव संपन्न नहीं होते हैं 1952 तक, तब तक क्या करती रहेगी, अपना कार्य जारी रखेगी। तो ध्यान रखना, 26 नवंबर 1950 को उसकी पहली लास्ट जो बैठक होती है उस दिन सिर्फ और सिर्फ संविधान सभा समाप्त होगी, ठीक है, कोई संविधान बन गया है उसने अपनी समाप्ति कर दी है, ठीक है, लेकिन वह संसद के रूप में अर्थात विधायिका के रूप में तब तक कार्य करती रहेगी जब तक आम चुनाव संपन्न नहीं होंगे। और प्रथम आम चुनाव 1951 के अक्टूबर दिसंबर के आसपास शुरू होते हैं और 52 में जाए क्या होते हैं, मार्च में आसपास पूरे होते हैं, और असली कार्यकाल इनका मई में आता है। तब तक अप्रैल 1952 तक संविधान सभा संसद के रूप में क्या करती रहेगी, कार्य करती रहेगी। ठीक है, तो बाकी बातें अपन क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है।